भीगते बारिश में जैसे कोरा पन्ना बह गया। ख्वाहिशों के एक सफर में मैं अकेला रह गया। भीगते बारिश में जैसे कोरा पन्ना बह गया। अब कोई ना साथ है, बस तेरी ही आस है। आया हूँ दर पे तेरे खुदा, तू है कहाँ? तन्हा दिल तुझको पुकारे, तुझको पुकारे है खुदा। तेरे बिन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अब मेरा। तन्हा दिल तुझको पुकारे, तुझको पुकारे है खुदा। मियाँ नहीं आए? नहीं भैया। क्यों? ऐसे तो बहुत बहन बहन करते थे। नहीं भैया, कहने लगे आप जिंदगी भर मानवी को हंसते हुए देखें, धुआं होते नहीं देख पाएंगे। इमामबाड़े पे कब्जा करने के बाद चट्टान सिंह ने राजा की बहू बेटियों से कहा कि आज तुम लोग नाचोगे और हम देखेंगे। लेकिन बहू बेटियों को अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी, इसलिए इमामबाड़े पे सटकर बहने वाली गोमती नदी पर उन्होंने छलांग लगा दी और वो नदी में जाकर समा गई। मुसाफिर को जैसे कोई सहारा मिल गया। दरिया में बहते साहिल को जैसे कोई किनारा मिल गया। टुकड़ों में जीते मुसाफिर को जैसे कोई सहारा मिल गया। दरिया में बहते साहिल को जैसे कोई किनारा मिल गया। मैं जिंदगी से हार कर सारी दुनिया
वार कर आया हूँ दर पे तेरे खुदा, तू है कहाँ तन्हा दिल तुझको पुकारे, तुझको पुकारे है खुदा, तेरे बिन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अब मेरा तन्हा दिल तुझको पुकारे, तुझको पुकारे खुदा। सुनिए जी कीजिए। जी, वो कहाँ है? क्यों, पिछली बार निशानी लगा था क्या? देखिए। देख लिया जी, इतने दिनों में बहुत कुछ देख लिया। बहन को मरते हुए देख लिया, दोस्त के लिए जान देने वाले सलीम भाई को सड़क पर लाश हुए देख लिया, सूरज भैया को रोते हुए देख लिया, और आरिफ भाई को रोज मरते हुए देख लिया। कहाँ है वो, आप प्लीज़ बता दीजिए। जी वो जहाँ भी हैं, पर आपको उनसे मिलने की मनाही है। और यकीन मानिए ये शब्द आरिफ भाई के ही हैं, वो आपसे नहीं मिलना चाहते और आप भी क्वेश्चन ना करें। राजाओं के आखिरी दिनों में राजाओं की अकर्मण्यता का फायदा आक्रमणकारियों ने खूब उठाया, चाहे वो जरावर हों, पहलवान हों या चट्टान सिंह। लड़ाई तो राजा और चट्टान सिंह की है। चट्टान सिंह खूबसूरत और जवान था, लंबा तगड़ा पठानी शरीर का मालिक था, जिस पर इमाम बाड़े की शहजादियों के साथ साथ बेगमें दासियां तक फिदा थी। राजा से ये बात छिपी नहीं थी, सो उन्होंने चट्टान सिंह का बधिया करवाकर उसे नपुंसक बना दिया था। खैर, एक जवान मर्द का इस तरह बधिया करना उस व्यक्ति विशेष के लिए गलत तो था ही। इमाम बाड़े से भागकर अपने पिता के बाद जब चट्टान सिंह गौसगढ़ का शासक बना तो उसने बदला लेने की ठानी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि तब तक इमाम बाड़े के शासकीय मामलों में वजीरों का प्रभाव था। इमाम बाड़े की राजनीति पर वजीरों का इस इमाम बाड़े की राजनीति पर इतना प्रभाव था कि वो आसानी से इमाम बाड़े के तख्त पर बैठ सकते थे। मगर वो कुशल राजनीतिज्ञ और रणयोद्धा थे। वो कहा करते थे कि राज करना तो राजाओं का काम है, हमारा काम तो राजनीति करना है। वजीर, तुम इन दोनों को लड़ा दो और तुम राजनीति करो। इसलिए उन्होंने राज करने का काम रघुवंशी सूर्यवंशी भानु प्रताप सिंह चौहान को दिया। रघुवंशी सूर्यवंशी भानु प्रताप और खुद ताउम्र बाहर बैठकर राजकाज संभालते रहे। और मगर डाकुओं द्वारा चंबल से पीछे खदेड़ दिए जाने पर वजीरों का प्रभाव इमाम बाड़े पर कम हुआ। इसी का फायदा उठाकर चट्टान सिंह इमाम बाड़े तक चढ़ आया। उसने महाराज की वजीरों और जाटों से रक्षा के बदले धन की मांग की, वो भी एकमुश्त धन की मांग की। राजा के रजवाड़ों की हालत वैसे ही खस्ता थी। चट्टान सिंह के पैसे की मांग की पूर्ति नहीं हो पाई। मांग की पूर्ति ना होने पर उसने इमाम बाड़े में जुल्म की हदें पार कर दी। 21 राजकुमार राजकुमारियों का कत्ल कर दिया। यहाँ भी जब उसका मन शांत नहीं हुआ तो बदले की आग में जलते चट्टान सिंह ने राजा की बहन बेटियों को पहले बेपर्दा फिर सरेआम बेलिबास किया। उन्होंने बेइज्जती के मारे इमाम बाड़े किले के साथ लगकर बहती गोमती में छलांग लगा दी। बात दरअसल ये थी कि लड़ाई चट्टान सिंह और राजाओं की थी।
और ये बात वजीर भली भांति जानते थे। उन्हें पता था कि राजनीति यदि करनी है तो उन्हें राज नहीं करना है, राज करवाना है। कि तू राजनीति कर और राजा को राज करने दे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। गुरुजी प्रणाम। छात्र संघ के चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है? अब नहीं लड़ना गुरुजी, क्यों? जिले में इज्जत नहीं रही। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। जानते हो, संस्कृत में एक शब्द है नी, जिसके दो अर्थ निकाले जाते हैं। एक तो वो जो झुके और दूसरा वो जो आगे ले जाए। इस तरह से तुम छोड़कर चले जाओगे, तुम सदा अशांत रहोगे। फिर भी गुरुजी, अब मेरा मन नहीं है। बात तुम्हारे मन की है भी नहीं, बात तुम्हारी मजबूरी की है। अब तुम्हारे सामने एक ही रास्ता है और वो है लड़ो। नहीं तो इस युद्ध में जख्मी तो तुम हो ही रहे हो। क्या मतलब गुरुजी? आसान है। हम नहीं जानते कि ये सब किसने किया, और अगर जानते भी हैं तो यहाँ कहना उचित नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि उन्हें रोकने और उन्हें हराने में ही तुम्हारी मुक्ति है। और ये लड़ाई तुम्हारी है और ये जीत भी तुम्हारी है। मगर ये पद तुम्हारा नहीं, ये पद आरिफ का होने दो। यही हम भी सोच रहे थे। तुम राजनीति करो, राज आरिफ को करने दो। देवा, जी भैया। आरिफ कौन है? भैया वो तो दरगाह पे ही पड़े रहते हैं, वही झाड़ू लगाते हैं, वही सो जाते हैं। कितने दिनों से? वही जब से आपसे बात करना बंद हुआ तब से। फिर सलीम भाई की फौत का सुन के बिखर से गए वो, और फिर मानवी का सुन के बड़े अजीब से रहने लगे। और फिर एक दिन मेरे साथ दरगाह गया और वापस ही नहीं आया। कोई लेने नहीं गया उसे? आपको लगता है वो किसी की सुनते? आपके सुनते, पर आप गए नहीं। बाकी उनके घर वाले भी उनसे बहुत नाराज हैं। उन्हें लगता है कि उनकी वजह से मानवी की जान गई। उसकी वजह से नहीं गई है मानवी, मेरी वजह से गई है। हम जिम्मेदार हैं, हम कुछ समझ ही नहीं पाए। चलो उसके पास। चलो। आप हो ही भैया, हम यहीं रुके हैं। काहे? धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। नहीं भैया, मेरा धर्म इतना मजबूत है कि पूरी धरती को अपना घर समझता है। और फिर ये दरगाह कोई धरती के बाहर तो है नहीं। तो फिर? बात यह है भैया कि जिंदगी भर आरिफ भैया को तने हुए देखे, झुके हुए नहीं देख पाएंगे। उनकी हालत सुन के ही मन में बड़ा अजीब सा हो जाता है। देख के पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए आप जाइए और लेके आइए। और अगर वो नहीं आया तो? आएंगे भैया, वो आना ही होगा। बहुत काम बाकी है। ठीक, तुम घर जाओ, हमको समय लगेगा। ठीक भैया।
बड़े कलाकार हो मियाँ। ऐसी जगह बैठे हो जहां हम तुमको गरिया भी नहीं सकते। दाढ़ी बढ़ा लिए हो। हमको माफ कर दो सूरज। साथ में मार खाए हैं, गाड़ी से भी गिरे हैं। विवेक टॉकीज में पहली पिक्चर भी साथ में देखी है, वो भी बिना टिकट के। याद है 10 मिनट पहले भाग निकले थे ताकि पकड़े ना जाए। सारे मैटर साथ झेले, ये भी झेल लेंगे। गाली ना निकलवाए यार ऐसी जगह पे। एक तो मियाँ ऊपर से कनपुरिया, रो रहे हो हैं? चलो कहाँ? चलो। एक बात बताओ मियाँ, उस दिन जब भोले भैया कार्यालय में आए थे, तुमसे कुछ कहे थे कान में? कब? अबे उसी दिन जिस दिन हमको वजीर बोले थे, तुम्हारे कान में भी तो झुककर कुछ बोले थे। अबे तुम कहाँ पागलों की बातें कर रहे हो? बे तुमसे जितना पूछा उतना बताओ यार। बोले थे राजा आप अध्यक्ष उड़ियो। बस यही बात तो तुम बताएगा ही नहीं हमें। अबे हम कोई राजा हैं जोड़िया हैं, और वैसे भी हम पागलों की बातों पे ध्यान नहीं देते। देखो भाई बात साफ है, अध्यक्ष तुम ही को उठना है। क्या? हाँ। काहे जलील कर रहे हो यार? अबे भाई भरोसा रखो, हम कोई मजाक या तफरी में नहीं कह रहे, ना ही गुस्से में। बात साफ है, राजनीति कोई खेल नहीं है। राज वही कर सकता है जिसके पास इल्म और अमल दोनों हो। फिर सियासत उसी की। अबे समझा करो यार। अबे समझ कर ही कह रहे हैं भाई। तुमको भोले भैया की बात याद है? नहीं हमें नहीं याद है। हाँ, हमने भी ध्यान नहीं दिया था उनकी बात पर। फिर? आज इतिहास वाले गुरुजी बुलाए थे, मानवी का कोई प्रोजेक्ट वापस करना था। हम क्लास के बाहर ही खड़े थे। क्या वजह थी कि वो वही लेक्चर दे रहे थे जो भोले भैया बकते रहते थे? क्या वजह थी जो मेरे साथ, हमारे साथ वही सब हो रहा था जो भोले भैया बताते रहते थे? क्या वजह थी जो भोले भैया हमसे कहते थे तुमको अध्यक्ष नहीं लड़नी चाहिए? क्या वजह थी? यही कि हम में अध्यक्ष बनने के गुण नहीं है। फिर वही बात तो किसमें है? तुम में है। नेता भोले फ्लो में बोल गया है, तुम वही बात पकड़ के बैठ गए हो। बात को समझो। मान लिया भैया फ्लो में बोल गए, सही है, लेकिन अब इसी के साथ आगे बढ़ना है। तुमको भरोसा नहीं हम पे? बोला ना हम जितवाएंगे। भरोसा ना होता तो ये बात हम तुमसे कहते ही नहीं। दरअसल बात यह है कि अब हमें खुद पे भरोसा नहीं है। मानवी वाली बात में हमारी गलती थी, सलीम वाली बात दुर्घटना थी, उससे सबक मिल गया हमको। हमने सोच लिया कि हम सब कुछ छोड़ देंगे, पर तुम साथ तो दो। यही तो बात है, हम साथ ही तो देना चाहते हैं। तुम चांस तो लो, इंशाल्लाह जीतेंगे। जानते हो मियाँ, मानवी ने जान देने से पहले आकाश को 8 बार फ़ोन मिलाया था, ये जानते हुए भी कि उसने फ़ोन बंद कर दिया है। 8 बार किस आस में वो फ़ोन कर रही होगी। जब भी ये सोचते हैं ना तो सोच नहीं पाते हैं वो किस उम्मीद में फ़ोन मिला रही थी। या खुदा। इसीलिए अब चांस नहीं लेना है, जीतना है। यही एक मौका है अपनी नज़रों में खुद को खड़ा करने का। यही एक लक्ष्य है, और इस बार अध्यक्ष तुम बनोगे। सब गड़बड़ हो जाएगा नेता, सारा बना बनाया सब गड़बड़ हो। अरे अभी कुछ बना ही कहाँ है, बनाना तो अब है। ठीक है, फिर कहाँ से शुरू करेंगे? वहीं से जहाँ से छोड़ आए थे। हाँ बोले भैया। अरे वजीर, और ये नाई कैंची भी आया है। और सुनाइए। तुम सुनोगे? ज़रूर सुनेंगे। तो चट्टान सिंह अपने मकसद में कामयाब हो गया है। वो जितना सोच के आया था उससे कहीं ज़्यादा लेकर जाएगा, समझे?
तो वो जाए कब भोले भैया? ऐसे नहीं जाएगा, पहले गलती करेगा फिर निकलेगा किले से। किले में घुस के मार दें उसको? पागल है क्या? किले में घुस के मारोगे हैं? वो वहीं सुरक्षित है, उसे पता है कि वो किले से बाहर निकलेगा तो उसकी जान को खतरा है, लेकिन वो निकलेगा जरूर। उस वक्त का इंतजार करो। ठीक है भोले भैया। तो आपके कहने के मुताबिक आरिफ को ये अध्यक्षी लड़वा रहे हैं? कौन ये नाइक कैची? इसे तो लड़ना ही है, लेकिन इससे कहो कि पहले दर्जी कैची बने। बन जाएगा। चट्टान सिंह ने इमामबाड़े को लूट लिया है। उसके पास उड़ाने के लिए बहुत कुछ है। उसके पास शैतान का साथ भी है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास है ना, ये राजा का राजकुमार। ये नाइक कैची। बोले भैया आज आप बता ही दीजिए, इसको आप नाइक कैची कहते क्यों हैं? क्योंकि नाई की कैची काटती कम शोर ज्यादा करती है, और दर्जी कैची ऐसा काटती है कि कब एक कपड़े को 2 टुकड़ों में कर देती है, कपड़े को भी नहीं पता चलता। धन्य है बोले भैया आप। चलो अब हम चलते हैं। दर्जी कैंची बनो। क्या हो गया मियाँ? कुछ नहीं। कुछ तो है। होगा क्या यार? भाभी कैसी है? कौन भाभी? अबे आयत, और भी कोई है क्या? पता नहीं। पता नहीं या पता करने की कोशिश नहीं करी? फायदा क्या है? हमें उसके भाई को मारना है, चाहे जैसे। पगला गए हो क्या? उसके भाई की क्या गलती? सलीम की क्या गलती थी? सलीम की कोई गलती नहीं थी, वो गलत वक्त पर गलत जगह था। और इसी तरह आयत की भाई की भी कोई गलती नहीं है, वो गलत उम्र में गलत संगत में है। कुछ भी हो, लेकिन हम मारेंगे उसको। पगलाओ नहीं, जाके पता करो आयत कहाँ है, मिलो एक आध बार। कहाँ जाएं? पता नहीं है भी कि नहीं। क्या मतलब? कुछ नहीं। अबे कॉलेज की लड़कियों से पता करो। हमें नहीं पता करना, अभी चुनाव ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारा चुनाव जीतने में इंटरेस्ट लेना। और इस तरीके से तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो मियाँ। हम क्या करें नेता? रोज़ सवेरे उठ के जब आईने में अपना चेहरा देखते हैं ना, तो सलीम हमारे कंधों पे बैठा दिखाई देता है। लगता है कि हमसे कह रहा हो कि हमारी उम्र जी लो। चिल्लाता है हमारे कानों में। हमें हुमैत को मारना है बस। मारेंगे, लेकिन हथियार से नहीं, हाथ से मारेंगे। खैर, अब तक तो सब कुछ ठीक हो रहा है चुनाव के हिसाब से। नहीं, कुछ तो कमी है। मतलब? अबे वोट अपने ज़्यादा हैं, पूरे कॉलेज में बात हो गई है, लड़कियों के भी वोट का इंतज़ाम हो गया है। अब क्या कमी है? पता नहीं यार, लेकिन कुछ कमी है। ऐसा क्यों लग रहा तुम्हें? 2 कारण हैं। एक तो भोले भैया की बात अभी तक हमें समझ में नहीं आई। वो कुछ कह तो रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग का नेटवर्क अभी तक उसको पकड़ नहीं पा रहा है। और दूसरी बात? दूसरी ये कि आकाश सिंह इतना निश्चिंत कैसे? तुमने देखा ना, हमारी कोशिश हमारे वोट बैंक से उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ तक कि लड़कियों के वोट भी अपने पास है, और अपने तो हैं ही, और फर्स्ट ईयर को भी सेट कर लिया है। फिर ये आकाश सिंह इतना निश्चिंत कैसे? क्या प्लान बना रहे हैं लोग? कुछ तो है जो अभी तक हम समझ नहीं पा रहे। तुम फर्जी टेंशन ले रहे हो यार। जहाँ तक हमारा समर्थन है, हम आकाश सिंह को रोते हुए और ऋषि भैया को हारते हुए देख रहे हैं। बस हमें चिंता इसी बात की है, जो दृश्य तुमको और हमको दिख रहा है वो आकाश सिंह और ऋषि भैया को क्यों नहीं दिख रहा है? क्या प्लान बना रहे हैं लोग?